गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम आपको नई वीडियो लेके आ गए हैं सिविल इंजीनियरिंग के कुछ अदर ट्रिक्स जो फार्मूले पर बेस्ड होती हैं या फिर शॉर्ट थ्योरीज। ये देखो, आपने एफएम में पढ़ा होगा डायनेमिक फ्लूइड और काइनेमेटिक। दो स्टडी करते हैं अपन फ्लूइड की, जब स्टडी करते हैं तो डायनेमिक और काइनेमेटिक। तो आपको यहाँ पे एक कन्फ्यूजन रहता है कि फोर्स को किस में कंसीडर किया जाता है और किस में नहीं करते। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ, फोर्स को डायनेमिक जब अपन स्टडी करते हैं फ्लूइड की डायनेमिक स्टडी तो उसमें कंसीडर किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको याद रखने के लिए। यस, ये कैसे पता चलेगा आपको? आप यहाँ पे देखिए, ये बाई आ रहा है, बाई दिख रहा है आपको, बाई डायनेमिक। आपको बस इसी से पता लगाना है। बाई को पकड़ लो, डायनेमिक में बाई आ रहा है तो ये इसका मतलब फोर्स को यहाँ पे कंसीडर करोगे। यस, ये चीज़ समझो बस। इसके बाद काइनेमेटिक में देखो, आप काइनेमेटिक में आपने कुछ नहीं, सीधा सा नॉर्मल याद रखना है, नो। ऊपर यस हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा? नो। तो काइनेमेटिक में अपन कभी भी फोर्स को, जैसे सरफेस टेंशन हुआ, सरफेस टेंशन फोर्स, विस्कोसिटी फोर्स, तो इन सब में क्या है, फोर्स को कंसीडर करते हैं। और ये अपन फ्लूइड की किस में स्टडी करते हैं? इनकी डायनेमिक के अंदर, ठीक है। लेकिन काइनेमेटिक में ऐसा नहीं होता है, और ये मैं अभी आपको आगे प्रूव करूँगा। काइनेमेटिक का यूज ओनली कैलकुलेशन को इजी करने के लिए करते हैं, कैलकुलेशन को इजी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखो, आपको नॉर्मली याद रखना है, अगर देखो वैसे तो बेसिक फार्मूला बहुत सीधा है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फार्मूला आप भी जानते हो, सिग्मा बराबर एफ अपॉन एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ। आपको पता है डेरिवेशन कैसे निकलती है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रिक याद रखो, बाई चांस भूल जाओ कभी। सफल, सफल, तो सफल से मैंने कैसे बनाया, सफल ऐसे बन गया आपका सिग्मा। सिग्मा बराबर एफ से यानी फल, एफ यानी फोर्स और एल यानी लेंथ। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? ऐसे न्यूटन। लेंथ की क्या होती है? मीटर। ये तो सभी याद रखते हैं कि न्यूटन पर मीटर होती है, लेकिन जनरली बंदों को ज़्यादातर ये यूनिट पता नहीं होती कि सरफेस टेंशन की जूल पर मीटर स्क्वायर होती है। ये कैसे होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको पता है कि वर्क जब आप निकालते हो, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो बल को बोलते हो आप फोर्स, इंटू विस्थापन कितना हुआ? डी। डी डिस्टेंस, अगर उसने दूरी तय की किसी पिंड ने तो वो होती है डिस्टेंस। तो वर्क को कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल, हो गया। अब जूल बराबर फोर्स को आप किस में दिखाते हो? न्यूटन में लिख सकते हैं अपन। फोर्स हमेशा आप मेजर करते हो न्यूटन में। डिस्टेंस को किस में दिखाओगे? लेंथ है तो डिस्टेंस हो गई मीटर में, ठीक है। तो देखो, इधर तो वर्क है ही जूल, अपन को तो ये न्यूटन निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यूटन को यहीं पे रहने दो। यही क्या है आपका? फोर्स है, न्यूटन को ही फोर्स बोलते हो, तो न्यूटन को यहाँ पे रहने दिया। जूल यहाँ पे है, इस मीटर को मैं नीचे इधर लाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो ये मीटर नीचे आ जाएगा, तो ये जूल पर मीटर आ गया। ये फोर्स के बराबर आया। किसके बराबर आया है? फोर्स के बराबर। तो अब देखो, इसमें फिर आगे कैसे बन जाता है आपका फॉर्मूला। सरफेस टेंशन क्या था? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का क्या आ गया? जूल पर मीटर। तो फोर्स की जगह तो मैंने क्या लिख दिया, ये फोर्स है आपका, जूल पर मीटर लिख दिया, लेकिन डिवाइड बाई लेंथ और है तो इनटू, या तो इसको 1/m लिख दो या m/m कर दो नीचे। तो जूल पर मीटर स्क्वायर। तो आपको हमेशा याद रखनी है ये दो यूनिट्स, न्यूटन पर मीटर, जूल पर मीटर स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में क्या इंपॉर्टेंट है? इसकी यूनिट। निकलती कैसे ये आपकी सरफेस टेंशन, वो आपको भी पता है। नॉर्मली मान के चलो, ये कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा है। तो अगर मैं लिक्विड का एक पार्ट यहाँ पे एज्यूम करूँ, तो आपको पता है यहाँ पे आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अनुसार इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी 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 लग। तो मतलब इसकी ऑल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल के, और इसको आप बोलते हैं कोहेजन फोर्स, क्योंकि सेम पार्टिकल है, लिक्विड भरा है तो द्रवी द्रव्य वाटर के मॉलिक्यूल्स इस पर एट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे इधर। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है दोस्तों? फोर्स 0। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है।
लेकिन जो इसकी सरफेस पे जो पार्टिकल, मान के चलो ये सरफेस है इसकी, इस पे जो ये पार्टिकल है, देखो यहाँ फोर्स लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर एयर है, यहाँ पे तो कोई वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं जो इसको ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इस पे अनबैलेंस कोहेजन फोर्स लगता है यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो ड्यू टू अनबैलेंस्ड कोहेजन फोर्स, मतलब रिजल्टेंट कहाँ रहेगा, ओवरऑल नीचे। तो इसलिए इसके कारण क्या आता है, सरफेस टेंशन होती है। ठीक है, आपको तो बस जनरली फॉर्मूला याद रखना, ये निकलता कैसे ये आपको ध्यान नहीं देना, आप छोड़ो, अपन निकाल चुके हैं। अब देखो सरफेस टेंशन की डायमेंशन कैसे निकालो। मैं कहता हूँ आप एफएम में ओनली जनरली एक फोर्स की बीमा याद रखो। किसकी याद रखनी अपने को, जैसे फोर्स की, ये फोर्स है अपनी, फोर्स की बीमा याद रखनी है आपको, मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ये फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। आती कैसे है वो आपको भी पता है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। फोर्स बराबर ma होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को किस में दिखाते हो आप, kg, आ गया। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में जो चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो v/t बोल दो इसको, कोई प्रॉब्लम। v/t वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड इंटू डिवाइड बाई टी, और है तो 1/सेकेंड। तो ये हो गया kg इंटू, ऊपर देखो मीटर है, इसको भूल जाओ आप, मीटर 2 सेकेंड हो गए, सेकेंड 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 का स्क्वायर, तो ये है फोर्स। अब इसकी विमा कैसे निकालोगे आप, देखो kg है मतलब मास है तो m1, mlt में चेंज करते हैं अपन। ऊपर देखो l है, मीटर मतलब ये डिस्टेंस है तो l1, नीचे है देखो डिवाइड में सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम सेकंड का स्क्वायर, नीचे है तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो t-2 हो जाएगा। ये आया कि नहीं आया, तो ये आपको ऐसे याद रखनी है फोर्स की विमा। तो अब मैं कह रहा हूँ आप ओनली फ्लूइड मैकेनिक्स में एक फोर्स की याद रखो, इससे अपन कई सारी निकाल देंगे। तो देखो फोर्स की आपने याद रखी, सरफेस टेंशन में देखो क्या हो जाएगा, फोर्स की क्या है MLT-2 रखा आपने, तो ऊपर लिख दो MLT-2, ये देखो MLT-2 डिवाइड बाई, नीचे लेंथ है, लेंथ किस में मेजर होती है, मीटर में, मीटर, तो ये L हो गई, तो ये देखो L से L कट जाएगा, इसका मतलब L0 हो गया या नहीं हो गया, तो M तो है ऊपर, M1 लिख सकते हो, L0 T-2, तो ये आपकी आ गई देखो सरफेस टेंशन की विमा, M0 M1 L0 T-2, ये देखो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स, ये देखो आप जब भी सॉम पढ़ते हो तो आपको पता है उसमें क्या होता है सॉम में, कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ पढ़ा है आपने, तो अगर अपन सॉलिड की बात करते हैं तो स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करता हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है, देखो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोल दो या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, ये इसके समानुपाती होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। नॉट शियर रेट किस चेंज से, किस दर से चेंज हो रही है शियर स्ट्रेंथ, तो अपना आपको पता है फ्लूइड में कैसे पड़ता है इसको, देखो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy। तो du क्या है, वेलोसिटी में चेंज, dy क्या है, जो उसके दो मान के चलो दो फ्लूइड पार्टिकल है ये और ये, इनकी इसकी वेलोसिटी जैसे v है और इसकी है v1, तो इनके बीच का डिफरेंस वर्टिकल डिस्टेंस ये dy। अगर आप कुछ भी एज्यूम करते हो, जैसे देखो मान मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, मान के चलो आपको पता है ये कोई मान के चलो फिक्स सरफेस है, यहाँ पे कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड आप पानी पटक दो, शहद पटक दो, कुछ भी है, अगर फ्लोर हो तो आपको पता है जो इस सरफेस के टच में हुआ कांटेक्ट में, उसकी तो वेलोसिटी लगभग 0 के बराबर ही हुई। क्या करेगी, 0 के बराबर होगी उसकी वेलोसिटी, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। उससे जैसे ही आप ऊपर जाओगे वेलोसिटी थोड़ी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी
और मतलब एक लेयर दूसरे लेयर पे रेजिस्टेंस अप्लाई करती है जो उसकी फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में, उसी को बोलते हो आप क्या, विस्कोसिटी। तो मान के चलो ये यहाँ पे मेरी वी मैक्सिमम मतलब वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, ये इन दोनों के यहाँ पे वेलोसिटी सबसे कम है, तो ये मेरे दोनों के बीच का क्या हो गया, डिफरेंस बाई डिस्टेंस। अब मैं एक पार्टिकल ले लेता हूँ जिसकी वेलोसिटी यहाँ पे मान के चलो ये दिखा दी मैंने ज़्यादा, और ये सरफेस पे आपको पता है v बराबर 0 होती है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अपन एंगुलर डिफॉर्मेशन देखते हैं कैसे निकल के आता है। तो ये आपका ढाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे 0 वेलोसिटी थी, धीरे धीरे आप ऊपर गए तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई वी मैक्सिमम। तो आपको तो ये चेंज देखना किस हिसाब से हो रहा है, ये चेंज। तो इसको निकालने के लिए अपन ने देखो ये परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, ये यहाँ से थीटा एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये थीटा एंगल बन गया। इसकी मैंने डिस्टेंस मैंने यहाँ तक चेक कर रहा हूँ, तो ये dy ले लिया, dy ले लिया। तो अब देखो यहाँ कोई भी ढाल क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे देखो लंब क्या हो गया, du, चेंज इन वेलोसिटी du, ये हो गया आधार जो आपकी डिस्टेंस है, तो इसे ये मैंने मान लिया डी बाई, तो लंब बटे आधार, लंब हो गया डी यू जो आपका ये रहा, आधार हो गया डी बाई जो आपकी ये रहा। तो थीटा, अब जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ती जाएगी तो आपका थीटा में वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो जैसे जैसे, इसी को बोलते हो आप चेंज इन, इसी को बोलते हो आप रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको जनरली याद रखना है बस विस्कोसिटी का जनरल फॉर्मूला, शियर स्ट्रेस क्या होती है। जब भी आप कहीं से मान के चलो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, तो ये जब साइन हटाओगे तो बराबर का साइन लगाओगे तो आपको पता है कोफिशिएंट आ जाता है जिसको बोलते हो आप म्यू, तो बराबर म्यू डी यू अपॉन टी वाई, और यही होती है म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक्चुअल में हम एफएम में इसको ही पढ़ते हैं, और यही होती है आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। अपन रीड ही इसको करते हैं विस्कोसिटी, जबकि एक्चुअल में है क्या, एक कोएफिशिएंट ही तो है, फ्लूइड की जस्ट प्रॉपर्टी हो गई। तो अब जैसे ही आप देखो म्यू कैसे निकालोगे, आपको पता है ये म्यू यहाँ रहेगा, तो जैसे ही म्यू को मेरे को निकालना है तो शियर स्ट्रेस तो ये रहा डी यू अपॉन डी वाई, ये इसके नीचे ले जाऊँगा तो ये इसका डिवाइड हो जाएगा, भाग लगा दिया, देखो म्यू सेम रहा, टॉ के नीचे डी यू अपॉन डी वाई को ले आया। अब आपको पता है इसकी देखो डायमेंशन अपन निकालते हैं, बराबर आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है जनरली, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया किसी भी सरफेस पे। तो देखो शियर स्ट्रेस को मैंने लिख दिया है, फोर्स को न्यूटन में, एरिया को पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये लिख दिया मैंने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इनटू ये देखो इसका भी भाग ही लग रहा है डी यू अपॉन डी वाई। तो डी यू क्या था, वेलोसिटी, वेलोसिटी को आप कैसे लिखते हो, मीटर पर सेकेंड, इकाई समय में तय की गई दूरी। डी यू बराबर देखो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, डी यू देखो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इकाई समय में एक सेकंड में तय की गई दूरी कितने मीटर में चली गई है, ये दूरी आपकी क्या कहलाई, वेलोसिटी। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस है और ये सेकंड टाइम है, इनटू आपको पता है डी वाई, डी वाई क्या है, डी वाई ऑलरेडी एक डिस्टेंस ही तो थी जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये डी वाई एक डिस्टेंस ही तो है, तो इनटू में मीटर पर सेकंड, ये तो वेलोसिटी डी यू का हो गया, इनटू देखो डी वाई का भाग लग रहा है 1 अपॉन एम लिख दो इसको, या नीचे ओनली सेकंड इंटू एम लिख दो, ये भी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस काट दो, एम से एम गया, यहाँ पे क्या बचा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन सेकंड नीचे है तो नीचे से उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इसलिए ये क्या हो गया न्यूटन सेकंड, सेकंड ऊपर आ गया, मीटर स्क्वायर नीचे है ही, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर।
तो अब आपको विस्कोसिटी की ये यूनिट याद रखनी। ये किस में हो गई अपनी एसआई यूनिट, ठीक है दोस्तों, एसआई यूनिट। अब देखो इसकी डायमेंशन निकालो आप। मैंने कहा था आपको जस्ट फोर्स की याद रखनी है, तो न्यूटन फोर्स होता था कि नहीं, फोर्स की याद रखनी है बस आपको। डायमेंशन अभी मैंने आपको ऊपर दिखाई फोर्स की कितनी होती है, m/t-2 देखो ये है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया m/t-2 इंटू, ये सेकंड है मतलब ये इंटू है, आप इंटू ही देखो, ये इंटू टी लिख दिया मैंने सेकंड को, डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर को l इंटू एल लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नो। डायमेंशन निकाल रहे हैं इसलिए मैंने इसको सेकंड को टी लिख दिया, मीटर स्क्वायर को l इंटू एल, मीटर इंटू मीटर हो गया। आप कैसे चेंज करोगे देखो, माइनस टी की पावर -2 और टी की पावर +1, तो बचेगा क्या, -2 में से +1 घटेगा तो -1 ही तो बचेगा, तो टी की पावर -1, एल का एल है ही, और नीचे देखो एल की पावर 2, ऊपर तो है आपकी एल की पावर 1 और नीचे है एल की पावर 2, तो ऊपर जब मैं इसको ले जाऊंगा तो ये एल की पावर -2 होगा कि नहीं होगा, एल की पावर -2 होगा, और यहाँ पे एल की पावर 1 है, तो एल की पावर 1, इसको मैं एल की पावर -2 लिख सकता हूँ। तो आपको पता है -2 में से +1 गया तो -1 बचेगा, तो एल की पावर -1, तो देखो एल की पावर -1, तो ये एल की कहानी ख़त्म, एम रह गया, एम की पावर 1 लिख दो या ना लिखो आपकी इच्छा है। तो एम l-1 t-, आपको विस्कोसिटी की ये डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद ही रखनी है, एम l-1 t-1। इधर सरफेस टेंशन की मैंने आपको बताई दी है, m1 l0 t-2, ये याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, जनरली क्या है दोस्त में कन्फ्यूजन बहुत होता है एफएम वाली चीज़ों में, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से ट्रिक बेस पे पढ़ोगे तो मेरी गारंटी है आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये देखो, आपको पता है बहुत को कन्फ्यूजन रहता है कि सर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं कह रहा हूँ आप एक एग्जांपल याद रखो, मान के चलो ये पानी है, ये बर्तन में रखा है पानी, नीचे से टेम्परेचर बढ़ाओ, ये आपने जलाने के लिए रख दिया ये मान लो, तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पानी उड़ने लगता है कि नहीं उड़ने लगता है, मतलब उसके कोहेजन बॉन्ड में कमी होती है, पार्टिकल्स के बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोहेजन बॉन्ड। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पानी जैसे वेपोराइजेशन होते टाइम ऊपर उठता है कि नहीं उठता है, तो उसके कोहेजन बॉन्ड में कमी होगी, कोहेजन में कमी होगी तो शेयर स्ट्रेस क्या होगा, कम हो, विस्कोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, तभी तो पानी उड़ जाएगा, विस्कोसिटी होती तो वो पानी उड़ता ही नहीं। तो आपको ये की चीज़ याद रखनी है कि जब मैं लिक्विड की बात करता हूँ, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इधर बढ़ा रहा हूँ, तो लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की विस्कोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो ग्राफ नीचे जा रहा है, इसका मतलब विस्कोसिटी क्या हो रही है लिक्विड की, और क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कोहेजन में कमी आ जाती है। आपको पता है ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऐसे जुड़े थे मान के चलो, और आग बढ़े, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, कोहेजन में कमी होगी जिसके कारण वेपोराइजेशन, पानी उड़ जाएगा। तो इसके कारण तो हो गया, लिक्विड की हमेशा याद रखो टेम्परेचर बढ़ाने पे घटेगी। इसके बाद देखो आप अपन बात करते हैं गैस। गैस में क्या होता है, आप गैस के लिए एक इजीली एग्जांपल याद रखो, सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, देखो ये गैस भरी है मान के चलो अपनी, सिलेंडर है, यहाँ पे गैस के पार्टिकल दूर दूर रहते हैं आपको पता है, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे और जब जैसे गैस ऊपर आएगी तो इनके बीच में रैंडम टक्कर्स बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, जिसको आप इंटरमोलिक्यूल क्या बोलोगे, गैस के पार्टिकल्स का इंटरमोलिक्यूल रैंडम मूवमेंट, कुछ भी बोल दो,
तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के पार्टिकल एक दूसरे से आपस में टकराएंगे, बहुत तेज़ी से टकराएंगे, और टकराएंगे तो वहाँ पे स्ट्रेस उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और टकराएंगे तो वहाँ पे विस्कोसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। तो इसी को लिए गैस की क्या होती है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वहाँ पर रैंडम मूवमेंट बढ़ जाता है, किनका? इंटरमोलिक्यूल्स का। तो वहाँ पे देखो मैंने कैसे दिखाया है, ये विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है गैस की। क्या हो रही है? इंक्रीज। अब इसको जनरली कैसे याद करोगे? आप नॉर्मल ट्रिक भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। टेम्परेचर बढ़ाओ, ऊपर है लिक्विड, तो आपको पता है लिक्विड से लॉ बनता है कि नहीं बनता है? लॉ यानी कम, तो विस्कोसिटी क्या होगी? कम होती है। बस लॉ याद रखो, लिक्विड लॉ। तो आपको गैस की याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाओ, गैस के केस में क्या हो जाएगा? जब लिक्विड लो हो रहा है तो गैस, आप सीधा याद रखो, गैस के केस में विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये ख़त्म। जनरली सीधा सीधा याद रखो, जो आपको एग्ज़ाम बेस में क्रैक करने में फ़ायदा रहे, एग्ज़ाम टाइम में आपको ज़्यादा तड़पड़ाने की ज़रूरत ना पड़े। इधर देखो एक टर्म आता है अपना काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फोर्स कंसीडर नहीं होता है, जब मैंने शुरुआत में लेक्चर की शुरुआत की थी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जस्ट एक टर्म है, इसको बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। टर्म क्या है? इसको जनरली दिखाते हैं न्यू से। इसको आप बोल दो न्यू। न्यू बराबर आपको कुछ नहीं करना, जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसमें डेंसिटी का भाग दे दो, म्यू अपॉन रो। क्या करना है आपको? डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू, उसमें रो का भाग दे दो, आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगी। और इसको यूज में क्यों लेते हैं? इसका बेसिक रीज़न है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है इसका। क्योंकि डायनेमिक विस्कोसिटी से आपकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसको कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए आपको पता है डेंसिटी का भाग दे देते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता है, मैंने बताया था आपको, शामिल नहीं होता है फोर्स, ओनली डायनेमिक में होता है। तो कैसे अपन कैसे डिफाइन करेंगे? देखो म्यू क्या होती थी आपकी, मैंने बताया था म्यू की आपको यूनिट याद ही रखनी है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, पिछले पेज में बताया था कि नहीं? ये देखो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। रो बराबर आपको पता है डेंसिटी क्या होती है? मास पर वॉल्यूम। तो मास को दिखाओगे केजी में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। ये आ गया आपका। अब मैंने आपको बताया था फोर्स क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैंने आपको दिखाई दिया था अभी। तो इसको देखो चेंज कैसे करना, आपको 3 यूनिट निकालनी है, मान के चलो। पहली यूनिट निकालता हूँ मैं किसकी? म्यू की, एसआई यूनिट। ये यहाँ पे अपना म्यू चल रहा है, म्यू। तो देखो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये तो हो गई म्यू। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये मैंने ओनली म्यू की जगह लिखा है, लिख दिया ये वाला टर्म, लिख दिया। डिवाइड बाई रो, केजी पर मीटर क्यूब, तो इनटू में केजी, देखो नीचे है तो नीचे इंटू कर रहा हूँ, केजी पर मीटर क्यूब है यहाँ पे मीटर स्क्वायर, इन दोनों को काट सकता हूँ क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, तो भी काट सकते हो आप, यहीं से काट दो, मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ओनली बचा मीटर, बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ पे केजी, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे न्यूटन सेकंड, ये चीज़ कहाँ चली जाएगी? ऊपर। या फिर मैं पहले भी ले जा सकता था, तो न्यूटन सेकंड मीटर, न्यूटन सेकंड मीटर, मैंने कहा ये एम ऊपर चला जाएगा, ये एम ऊपर आ गया, नीचे ओनली केजी रहा कि नहीं रहा? ठीक है, ये हो गई आपकी एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट। आप कहोगे सर इसमें तो केजी फोर्स आ रहा है, लेकिन कहाँ आ रहा है? देखो न्यूटन में भी तो फोर्स केजी आता है, तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे फोर्स नाम की चीज़ बचेगी नहीं। ठीक है, न्यूटन में आपको पता है फोर्स आता है, ये भी फोर्स है एक तरह से, मास आता है, तो केजी से केजी कैंसिल। अभी आगे चलो, एम के एस में दिखाते हैं आपको। एम के एस में देखो क्या हो गया,
आपको पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसको लिखता था मैं? न्यूटन को। केजी मीटर पर सेकंड, एफ बराबर एम ए, वही वाली चीज़ है, इनटू सेकंड का सेकंड है, मीटर का मीटर है, डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर ये ना, और नीचे है आपका केजी। केजी का केजी है या नहीं? ठीक है। अब देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन की जगह लिख दिया, सेकंड सेकंड लिख दिया, मीटर मीटर लिख दिया, डिवाइड बाई केजी केजी। केजी से केजी गया कि नहीं गया? गया। एक सेकंड ये रहा, सेकंड स्क्वायर ये रहा, ये लो काट दिया। तो एक सेकंड से नीचे सेकंड स्क्वायर है तो एक सेकंड तो बचेगा मेरे भाई, बचेगा कि नहीं बचेगा? बच गया सर। ऊपर देखो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और नीचे बचा ओनली सेकंड, तो इसको मैंने लिख दिया मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपकी क्या हो गई? एम के एस में यूनिट हो गई म्यू की, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो आपको जनरली इसकी यूनिट याद रखनी है। अगर ये पूछे एम के एस में तो ये हो गई। और सी जी एस में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सी जी एस में चेंज करने के लिए मीटर को सेंटीमीटर में लिख दो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपकी सी जी एस में। अब बताओ इसमें कहाँ प्रॉब्लम? अब मैंने कहा था इसमें आपको फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं, तो देखो इसमें कहीं फोर्स आ रहा है क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये टाइम आ गया, सेकंड एक तरह से देखोगे तो टाइम ही तो है। सेंटीमीटर स्क्वायर ये एक तरह से लेंथ ही, लेंथ का पार्ट ही तो हो गया। तो इसमें फोर्स आया क्या? मास केजी वेजी कुछ आया क्या आपका? नहीं आया ना। तो इसलिए याद रखना काइनेमेटिक में जब भी आप स्टडी करोगे तो फोर्स कंसीडर नहीं होते हैं, जो कि मैं आपको फर्स्ट में ही बता चुका हूँ। इसके बाद आपका एक फॉर्मूला आता है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत से फ्रेंड्स को क्या है, कन्फ्यूजन रहता है। अगले लेक्चर में मैं आपको एक बार नॉन न्यूटनियन फ्लूइड के बारे में बताऊंगा, जो कि सबको प्रॉब्लम रहती है, सर याद कैसे रखें, इनको याद कैसे रखें। बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। तो अभी मैं आपको एक फॉर्मूला हो रहा है, ये चीज़ अच्छे से क्लियर करवा देते हैं। देखो अपना अगला फॉर्मूला क्या है, आपने कैपिलरी टेंशन, सॉरी वो पढ़ा होगा आपने दोस्तों, एक चीज़ पढ़ी होगी कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज पढ़ा आपने? तो कैपिलरी राइज को आज अपन इजी पे बताते हैं आपको कैसे फॉर्मूले निकलते हैं उसके। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कैपिलरी राइज और फॉर कैपिलरी राइज। देखो इनके फॉर्मूले आपको इजीली कैसे याद रखना। हमेशा मिस्टेक हो जाती है अगर आपसे, तो डेरिवेशन आपको पता है कैसे निकलती हैं कैसे नहीं निकलती हैं, इन चीज़ों में टाइम बहुत लग जाता है अपने को। तो एग्ज़ाम बेस पे नॉर्मली कैसे याद रखें, ओनली मैं पहले बात करूँगा कैपिलरी ट्यूब की। कैपिलरी, क्योंकि ये भी अपन दो चीज़ देखते हैं, दो तरह से देखते हैं कैपिलरी ट्यूब में, और एक होती है जनरली आपकी पैरेलल प्लेट्स जो होती है, प्लेट्स के अंदर जो पानी फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है, उसमें कैसे। कैपिलरी ट्यूब में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कैपिलरी राइज का। कैपिलरी राइज को आप एच से दिखाते हो, फॉर्मूला है आपका 4 सिग्मा कॉस थीटा। आपको ऊपर वाला टर्म याद रखना है, नीचे है आपका रो जी डी, है या नहीं? आपको देखो याद कैसे रखना है, इसको लिख दो आप रो जल्दी, रो जल्दी, हिंदी में बोलते हैं ना अपन जल्दी से रो, तो आपको रो जल्दी लिखना है। आपको ओनली एक टर्म याद रखना है 4 सिग्मा कॉस थीटा। ये भी कैसे आता है दिखाएंगे अभी अपन। तो रो जल्दी से आप कैसे ट्रिक लगाओगे, रो जैसे रो से रो, जैसे जी, डी से डी, रो जी डी, आपको इस टर्म में याद। तो नीचे तो ऊपर तो याद रखना है बस 4 सिग्मा कॉस थीटा, कभी भी आपको 2 सिग्मा 4 सिग्मा ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। नीचे से रो जी टी। तो ये कैपिलरी ट्यूब की बात है, अपन ट्यूब की बात कर रहे हैं। तो देखो कॉस थीटा कैसे आता है वो देखो आपको पता है, ये मेरा कोई टैंक है दोस्तों, इसमें मान के चलो यहाँ तक पानी भरा है, लिक्विड भरा है।
यहाँ पे अपनी एक कोई भी ट्यूब है, ट्यूब का डाया याद रखना बहुत कम होता है, 2 mm के जनरली, उससे भी कम, तभी जाके पानी चढ़ पाता है, वरना ऐसे नहीं चढ़ेगा। ये देखो, ठीक है। अब इस ट्यूब में देखो आप, अगर लिक्विड का लेवल यहाँ तक है, अगर मैं कहूँ इसमें पानी चढ़ रहा है, मान के चलो पानी चढ़ रहा है, चढ़ा 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 आपका चढ़ा, तो चढ़ेगा कैसे? पार्टिकल के बीच में एक तो क्या होगा, वाटर है, तो मान के चलो वाटर के पार्टिकल के बीच में तो क्या होना चाहिए, कोहेजन फोर्स। पानी पानी के पार्टिकल चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे, तो वो कोहेजन फोर्स होना चाहिए वाटर पार्टिकल्स के बीच में। अब ये तो वाटर पार्टिकल्स तो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, ये पास पास रहेंगे, ठीक है, मान लिया। दूसरी चीज़, इस ट्यूब में कैसे चढ़ेगा भाई? ट्यूब के अंदर जब तक मान के चलो इनमें कोहेजन तो है लेकिन अडेजन नहीं है, मतलब ये अडेजन नहीं है तो मतलब इस सरफेस से, जो ट्यूब की सरफेस है, इससे पानी चिपकेगा ही नहीं, तो ऊपर कैसे जाएगा, पता है ना आपको? तो इसके लिए कोहेजन तो होना भी ज़रूरी है, दूसरी चीज़ अडेजन होना भी ज़रूरी है। अडेजन आपको पता है, दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में लगता है, डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में, जैसे एक तो लिक्विड का मॉलिक्यूल है और एक आपका ट्यूब की सरफेस है। जब इसके ये चिपकेगा तभी तो पानी ऊपर बढ़ेगा। अगर ये अडेजन नहीं हुआ तो पानी तो, वाटर मॉलिक्यूल्स तो चिपक जाएंगे लेकिन ये पानी नीचे ही गिर जाएगा। अडेजन नहीं होगा तो नीचे गिर जाएगा, जो कि मरकरी की Hg के केस में होता है। तो अपने को वो चीज़ नहीं देखनी है, मैं आपको डेराइव नहीं कर रहा हूँ। आपको जनरली याद रखना है, कोहेजन प्लस अडेजन दोनों के कारण क्या होता है, कैपिलरी राइज होता है, ठीक है, चीज़ खत्म। इसके बाद अगर पानी चढ़ता है तो यहाँ पे लगता है आपका सरफेस टेंशन, सरफेस पे चिपकता है तभी तो सरफेस टेंशन लगता है। ये लो, तो ये पूरी परिधि पे लगेगा कि नहीं लगेगा? पूरी परिधि पे लगेगा आपकी, ये सर्कुलर है तो सिग्मा यहाँ लगेगा, ठीक है। और जब पानी चढ़ता है तो आपको पता है लिक्विड की सरफेस कैसी हो जाती है, मान के चलो ये है कैपिलरी ट्यूब, तो पानी चढ़ता है तो आप ऊपर देखना कभी भी ट्यूब पे, ये सरफेस ऐसे दिखाई देगी। एम आई राइट फ्रेंड्स? और ये जब आपको ऐसे दिखा देगी तो आप देखो, ये तो है कैपिलरी ट्यूब की वॉल्स, सरफेस इसकी ऐसे बन रही है पानी की, तो अगर मैं इसको सीधा ड्रॉ करूँ तो ऐसे जाएगा इधर, इसको सीधा इधर ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये ऐसे जाएगा। तो ट्यूब की सरफेस प्लस जिस हिसाब से पानी ऊपर बढ़ता जा रहा है उसके बीच में, मान के चलो मैंने ये एक लाइन खींच दी, इसके बीच में कोई एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये थीटा बन रहा है। अब आपको पता है जिस लाइन के साथ थीटा एंगल बनता है, जिस लाइन के साथ, तो देखो ये ट्यूब की लाइन के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है थीटा, तो इसको मैं लिखता हूँ सिग्मा कॉस थीटा। सिग्मा तो लग ही रहा है परिधि पे, मैंने दिखाया अभी आपको सिग्मा। तो जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उसको आप लिखते हो कॉस थीटा, और एंगल के जस्ट सामने वाला, ये देखो किसी भी कंपोनेंट को आप तोड़ते हो, मान के चलो ये एंगल थीटा है मेरा, ये थीटा है, थीटा वाली लाइन कौन सी है, ये रही, यहीं से बन रहा है थीटा, तो यहाँ पे आप जनरली क्या लिखते हो, कॉस थीटा, और इसके सामने वाली भुजा पे क्या लिखते हो, साइन थीटा। तो यहाँ पे इस सामने वाली का तो कोई मतलब ही नहीं है, अपने को तो ऊपर वाली लाइन देखनी है ना, जो कैपिलरी ट्यूब की लाइन है, इस पे कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये हो गया आपका सिग्मा कॉस थीटा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आया, सिग्मा कॉस थीटा। जनरली बस आपको 4 याद रखना है, तो 4 सिग्मा कॉस थीटा, रो जल्दी मतलब रो जी डी, ये कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर होगा। अब इसी को अगर आप रेडियस में चेंज करो, रेडियस में ये मेरे को फॉर्मूला चाहिए, तो H बराबर 4 सिग्मा कॉस थीटा, याद रखो बस, सिग्मा कॉस थीटा, नीचे क्या होता है आपको पता है, रो जी डी, तो रो जी डी डायमीटर की बात आ गई। डायमीटर रेडियस का क्या होता है, 2 गुना होता है कि नहीं होता है? डायमीटर बराबर 2 इंटू आर लिखते हो आप, तो मैं ऐसे यहाँ लिख दूँ, डी बराबर 2r इंटू 2r, ये 4 ये 2 कट जाएगा, H बराबर 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या रह जाएगा 2 सिग्मा कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा रो जी आर,
ये आपकी रेडियस के टर्म में फॉर्मूला आ गया। लो, मैं इसको पूरा डेरिवेशन कर देता आपको, लेकिन अभी वो चीज़ जरूर नहीं है, आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अपने को एग्जाम टाइम पे क्रैक करना है, ना कि कोई यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है अपने को। तो ये हो गया आपका किस केस में है, आप चाहे इसको डायमीटर के टर्म में याद रखो, चाहे इसको रेडियस के टर्म में याद रखो। ये हो गया आपका डायमीटर 4 सिग्मा कॉस थीटा, ये 4 है, डिवाइड बाई रो जी डी, 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाई रो जी आर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी कैपिलरी ट्यूब की कहानी। अब जैसे ही मैं आपको पता है, अगली बात करता हूँ। पैरेलल प्लेट की कहानी अगर मैं आपको बताऊं, पैरेलल प्लेट की कहानी कैसे होती है, पैरेलल प्लेट की कहानी अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स क्या होती है, अभी अपन आपको पैरेलल प्लेट की कहानी बताते हैं। भैया कौन, अब आपको दिखाते हैं पैरेलल प्लेट के बीच में कैसे बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लो आ जाओ। अब दिखाते हैं आपको पैरेलल प्लेट्स के बारे में। तो देखो, जब भी आप राइज देख रहे हो पैरेलल प्लेट्स, इन पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स में आप क्या देख रहे हो, कैपिलरी राइज। मान के चलो ये मेरा कोई टैंक है, यहाँ पे ये मेरी कोई पैरेलल प्लेट, तो ये प्लेट आप ये मत सोचो कैपिलरी ट्यूब है, ये एक तरह से प्लेट है, कुछ इस टाइप से होंगी। इनके बीच में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है बस। अगर आप देखोगे इसको जनरली एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो इस टाइप की प्लेट है। ठीक है, तो इनको जब आप रखोगे तो आपको पता है लिक्विड इसमें से भी होके चढ़ेगा, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा दोस्तों, चढ़ेगा बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है। इनके बीच की डिस्टेंस मान के चलो, इनकी थिकनेस मान ली मैंने टी, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस। तो अगर मैंने बताया था जब लिक्विड किसी भी सरफेस में, मान के चलो ये लिक्विड भरा हुआ है आपके यहाँ तक, पानी भरा हुआ है, तो लिक्विड जब चढ़ेगा तो लिक्विड की सरफेस कुछ ऐसी होती है कि नहीं होती है, मैंने ये चीज़ आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे होता है, ये आपका एंगल बनता है थीटा, ठीक है। थीटा होता है। इसके बाद क्या होता है, जहाँ पे जो टी होता है, टी होता है डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब। एक तरह से ये कैपिलरी ट्यूब ही तो बन गया। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं देखूँ, यहाँ पे थिकनेस के रूप में दिखा रहा हूँ मैं, ये थिकनेस दिखा रहा हूँ, इनके बीच में डिफरेंस है। तो एक तरह से अगर आप कैपिलरी ट्यूब से कंपेयर करोगे तो उसका डायमीटर के बराबर हो गया, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही पानी चढ़ता था कैपिलरी ट्यूब के अंतर्गत डायमीटर के थ्रू। तो यहाँ पे ये डिफरेंस क्या है, टी है, तो इसी के बीच में होके पानी चढ़ेगा, आपको पता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फाइनली आपको जनरली याद रखना है बस 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी टी। ये आया।
तो आपको 2 कैसे याद रखना है वो देख लीजिए। 2, क्योंकि जनरली 2 प्लेट तो आप लेते ही हो, एक प्लेट ये, एक ये प्लेट, दूसरी ये प्लेट, तो 2 याद रखना है आपको। तो बस 2 सिग्मा कॉस थीटा है ही, ऊपर आपको पता है पानी चढ़ता है, और दोनों प्लेट के बीच में क्या है डिस्टेंस, टी, तो ये मेरे को नीचे टी लगाना है। ये लो 2 सिग्मा कॉस थीटा रो जी टी। अब मैंने ये कैपिलरी ट्यूब के डायमीटर के बराबर क्या माना है, टी को माना है। तो यहाँ पे अगर आप क्या निकालते हो, रेडियस, टी तो हो गया डायमीटर। अगर आप इसको रेडियस के टर्म में देखोगे तो डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस, डायमीटर टी बराबर डायमीटर, तो रेडियस में टी बराबर 2r कर दूंगा कि नहीं, क्योंकि डायमीटर रेडियस का 2 गुना ही क्या होता है, डायमीटर। ये डाया हो गया टी, और रेडियस का 2 गुना होता है ये, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, टी बराबर 2r लिख सकता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको यहाँ से रेडियस चाहिए तो आपको इसको t/2 लिख दो, डायमीटर का जस्ट आधा, इसको t/2 बोल दो या d/2 बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको जनरली याद क्या रखना है, टी क्या है यहाँ पे, टी आपको पता ही है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपने देखो एक रिलेशन देखा है, जनरली आप इससे यहाँ से सीखोगे, ये देख लो, अगर मैं ये चीज़ रेडियस के टर्म में चाहता हूँ, रेडियस की, ये तो आपके टी एज ए डाया के टर्म में हो गया, डाया के टर्म में निकाल दिया मैंने, क्या निकाल दिया डाया के टर्म में, एच बराबर 2 सिग्मा कॉस थीटा रो जी टी। अगर यही चीज़ मुझे रेडियस के टर्म में चाहिए, रेडियस टर्म में, कैपिलरी राइज कितना होगा, तो देखो 2, मैंने कहा था पहले, आप यहाँ पे देख लो, टी बराबर क्या था, डाया ही तो था, रेडियस क्या होता है 2r, r बराबर t/2 होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। तो मैं क्या करूँगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा, ऊपर सेम रखो, रो जी, टी की जगह क्या लिखना है आपको, ये देख लो आप, टी बराबर 2r। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ। अगर आपको यहाँ रेडियस के टर्म में चाहिए तो ये देखो r बराबर t/2, ये t है, 2 को इधर ले जाऊँगा, t/2 हो जाएगा, तो t/2 ये मेरा r हो गया, पूरा रेडियस के टर्म में हो गया। बोल सकता हूँ या नहीं मैं, बताओ, t/2 होता है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, r के टर्म में इसको सीधा याद रख लो, h बराबर 2 इंटू, ये 2 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा, चलो 2 इंटू 2 इंटू सिग्मा कॉस थीटा, नीचे रो जी आर, ये लो h बराबर क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी आर। अब यहाँ से देखो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चीज़ क्या है, कि जब एच कैपिलरी ट्यूब की बात करते हो आप, कैपिलरी ट्यूब की बात करते हो, ये एच कैपिलरी ट्यूब की बात, जब ट्यूब में हमने वो देखा था कैपिलरी राइज, वो बराबर होगा 2 इंटू एच पैरेलल प्लेट। कैपिलरी जब आपने देखो कैसे होगा, अगर मैं डायमीटर के टर्म में बात करूं तो यहाँ पे क्या था आपका, डायमीटर के टर्म में देखो, आपको यहीं से ये रिलेशन दिखा देता हूँ। डायमीटर के टर्म में क्या था, मैंने कहा था ऊपर एक चीज़ नीचे रो जी डी, ये चीज़ याद रखना। इधर डायमीटर के टर्म में ये क्या था, डाया के टर्म में, इधर देखो इस पैरेलल प्लेट को आपको क्या था, 2 सिग्मा कॉस थीटा, 2 सिग्मा कॉस थीटा रो जी टी। तो आप यहीं से रिलेशन निकाल दो, अपने को रेडियस देखना ही नहीं, एक ही चीज़ से याद रखो, कन्फ्यूजन नहीं करना है। 4 सिग्मा कॉस थीटा, यहाँ पे है 2 सिग्मा कॉस थीटा, ये भी डाया है, ये भी डाया है, तो ये चीज़ तो कट ही गई।
टी को डाया बोल दिया, डी को डाया बोल दिया, रोजी डी कैंसिल, इन चीज़ों का मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो 4 सिग्मा कॉस थीटा बचा, यहाँ पे 2 सिग्मा कॉस थीटा बचा। ये मैं पैरेलल प्लेट की बात कर रहा हूँ, और ये आपके कैपिलरी ट्यूब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिग्मा कॉस थीटा कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। 4 बराबर 2, तो ये 4 के बराबर कब होगा? जब इसको मैं 2 से गुना कर दूंगा, तभी तो बराबर होगा। तो देखो मैंने चीज़ क्या लिखी है, एच कैपिलरी ट्यूब 4 था, बराबर 2 इंटू एच पैरेलल प्लेट। तो 2 इंटू, ये देखो ये 2 इंटू एच पैरेलल प्लेट में 2 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अगर मैं इसको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता तो ये एच पैरेलल प्लेट में बचा था, 2 से मल्टीप्लाई किया तब जाके ये 4 सिग्मा कॉस थीटा होता। तो इसके लिए आप ये चीज़ अच्छे से याद रखो कि जो कैपिलरी राइज होता है कैपिलरी ट्यूब में, वो पैरेलल प्लेट के जस्ट 2 गुना के बराबर होता है, 2 गुना। ओके फ्रेंड्स, आगे और भी अच्छी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।